हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मन्ना केमिस्ट्री पे। तो आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक, बोर्स मॉडल। और ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली किस चैप्टर से आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। तो हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले वाला जो मॉडल था उसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही हिट किया था। बट इसके कुछ डिमेरिट्स थे जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ लिमिटेशंस थे। और उस लिमिटेशंस में सबसे पहले जो मेन लिमिटेशंस होता है वो ये था कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था मैक्सवेल कंसेप्ट को। मैक्सवेल्स कंसेप्ट। अब मैक्सवेल कंसेप्ट क्या था? मैक्सवेल कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल्स का एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होगा? रेडिएट करेगा। और अगर कंटिन्यूअसली रेडिएट करेगा तो एक ऐसा समय आना चाहिए कि वो चार्ज पार्टिकल फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। बट ऐसा होता नहीं है एटम में। अगर होगा तो कोई भी चीज टिकेगा नहीं, कोई भी चीज रहेगा नहीं, क्योंकि हम आप सब एटम से बने हुए हैं, कोई भी आसपास है। और मोस्टली पार्ट रदरफोर्ड ने ऐसा भी बताया था, और इसका ये अचीवमेंट था कि इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम्स का है, मोस्ट पार्ट वो क्या है? वैकेंट है, आर एम्प्टी या वैकेंट। तो इस पार्ट्स को अगर देखा जाए तो अगर ये इसमें फॉल कर जाता, फॉल करने के बाद यानी कि वो पूरा का पूरा एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैक्सवेल का जो मॉडल था, मैक्सवेल के कंसेप्ट के साथ ये कन्फ्लिक्ट था, कंट्राडिक्ट कर रहा था रदरफोर्ड। तो और इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोर्स का जब मॉडल आया, बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल ने इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। बोर्स ने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इज काइंड ऑफ मासलेस पार्टिकल। बोर्स मॉडल्स में बोर्स बेसिकली एक्सप्लेन किसको किया था? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो कन्फ्लिक्ट किसके साथ कर रहा था? मैक्सवेल का रदरफोर्ड से। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इज अ मासलेस पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ मासलेस पार्टिकल। तो मासलेस पार्टिकल है, तो सो बोर्स मॉडल जो है वो किसी भी पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। सो इट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज का मतलब मैक्सवेल मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। मैक्सवेल मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रदरफोर्ड मॉडल, नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल। तो ये था। अब इसका अपना कुछ पॉस्टुलेट्स था जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले बोर्स ने जो दिया था पॉस्टुलेट, वो बोर्स ने जो प्रपोज किया था, बोर्स को बोहर्स भी बहुत लोग बोलते हैं। तो बोर्स ने जो प्रपोज किया अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया था। मैकेनिकल मॉडल था ये, है ना? ठीक है। जो बेस्ड किस पर था? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी ऑफ द रेडिएशन इनफैक्ट ये जो मॉडल था ये टोटली बेस्ड कर रहा था किसमें? दिस मॉडल इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन पार्टिकल नेचर। बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। ये इसका एक डिमेरिट भी है कि इसने वेव नेचर को एक्सप्लेन ही नहीं किया। जैसा कि हम लोग पीछे देखे हुए थे कि ईएम वेव्स जो होता है वो पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी काइंड ऑफ वेव है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव है, इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर है उसके वेव नेचर से रिलेट ना करके ये केवल पार्टिकल नेचर्स को डिफाइंड किया हुआ था। ठीक है। तो अगर देख, अब इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिया, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉस्टुलेट्स था। तो इसके जो बोर्स पॉस्टुलेट्स था, बोर्स पॉस्टुलेट
पॉस्टुलेट्स क्या क्या था? पहला जो पॉस्टुलेट था बोर का वो था कि एटम, द एटम हैज अ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस का इन्वेंशन अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ने ही पहले किया, बट इन्होंने बोला कि एटम का के पास थोड़ा और रेक्टिफाई किया इन्होंने कि एटम्स के पास न्यूक्लियस है, जहां पे क्या रहता है, वेयर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड, है ना। ये बताया था पहला पॉस्टुलेट्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू द एटम, है ना। अगर ऐसा बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ अगर रेडियस हम देखें एटम का, अगर है कितना, 10 raised to the power -10 के ऑर्डर में अगर है, तो न्यूक्लियस का होगा ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर देखते हैं तो कितना है, न्यूक्लियस इज अराउंड 10 raised to the power -15। बहुत का अंतर पड़ गया ना, 1/10 raised to the power 15, 5 times बड़ा है एटम्स का रेडियस न्यूक्लियस से। तो ये एक पहला इसका पॉस्टुलेट्स था, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स। सेकेंड पॉस्टुलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या था कि जो निगेटिवली, अब इन्होंने बताया था कि एटम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट या शेल्स कहते हैं। तो इन्होंने बोला था कि द निगेटिवली चार्ज particles revolves around the nucleus in a circular path, path जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड ऑर्बिट और सेल भी कहते हैं, शेल्स कहते हैं, ठीक है। अब अब ऐसा है कि जैसे ये आपका एटम है और ये हमारा प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोला था कि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ। तो तो हम जानते हैं कि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक काइंड ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली एटम्स को एटम्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होना चाहिए, तो इसके कारण भी कोलैप्स होना चाहिए। बट इनका जो कंसेप्ट था वो ये कहता था कि जब कोई भी वैसे भी हम जानते हैं मैकेनिक्स में, फिजिक्स में, कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सेंटर के अराउंड एक फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल कहते हैं, और उसके अपोजिट में एक फोर्स काम करता है विच इज कॉल्ड सेंटीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ से सेंटीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं, है ना। तो तो इनका जो कहना था कि कुलम्बिक, अब यहाँ पर में जब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है विच इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन चार्जेस के बीच रहता है, उसको कुलम्बिक फोर्स कहते हैं, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो क्या है, ये कुलम्बिक फोर्स है ना, कुलम्बिक फोर्स है। तो इनका मानना था कि ये जो कुलम्बिक फोर्स है इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेंटीफ्यूगल फोर्स के, क्योंकि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, इसके बीच में काइंड ऑफ अट्रैक्शन लगा और इसको बैलेंस कौन किया, सेंटीफ्यूगल फोर्स, सेंटीफ्यूगल फ्यूगल फोर्सेस ने बैलेंस किया, ठीक है। इनका मानना था ये। अब अब अगर देखा जाए तो इनका अगला जो पॉस्टुलेट्स था इसके बारे में थोड़ा सा आगे और जिक्र करेंगे। अब हम देखते हैं इनका जो अगला पॉस्टुलेट्स था वो क्या था। अगला ये कहता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ इन अ स्पेसिफाइड पाथ,
ये सर्कुलर पाथ पर एक स्पेसिफाइड पाथ पर में जाकर के ये रिवॉल्व करता है। मतलब आई मीन टू से कि जैसे कि ये सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये मान लेते हैं कि एक पाथ है, इसके अराउंड मान लेते हैं कि ये दूसरा पाथ है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में कहीं से रिवॉल्व करेगा, मतलब पाथ शुड बी द स्पेसिफाइड। अगर ये प्रोटॉन है तो पाथ ये होगा, या इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से पाथ एक स्पेसिफाइड होगा, एक स्पेशल डिस्टेंस, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही पाथ डिफाइंड होता है। अगर पाथ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर नहीं है तो वो एक एक वैलिड ऑर्बिट नहीं है। अब ये स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या है उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया था कि कि द सर्कुलर ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इज द इंट्रीगर मल्टीपल किसका होगा, h/2 के। विच मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज कि अगर अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ पे है तो उसके मोमेंटम, अगर लीनियर पाथ पे है तो लीनियर मोमेंटम होगा। अगर सर लीनियर पाथ पर में वो अगर मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम एंड सर्कुलर पाथ पे है तो एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम अगर देखा जाए तो एम भी होता है, तो इसका अगर मोमेंट लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट का मतलब किसका डिस्टेंस, जिसके फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस है अगर सर्कुलर पाथ है। तो अगर देखा जाए फिजिक्स में इसके डिटेल्ड डेरिवेशंस हैं, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी एम वी आर, है ना। एम वी आर इज इक्वल्स टू NH/2 क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया था कि ये एक इंट्रीगल मल्टीपल है किसका, h/2 के। तो अब इसमें जो टर्म्स हमने यूज करा है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे m, तो m क्या होगा, जैसे आप सब जानते हो कि दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज वी आर डीलिंग। अब बोलोगे मासलेस है, तो इसका मास जो है वो लगभग निग्लिजिबल है, बट कुछ ना कुछ तो पार्टिकल है तो मास तो होगा ही। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा विच इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स है 9.1 इंटू 10⁻³ kg के आसपास है। एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल्स का मतलब हियर इट इज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। एंड उसके बाद r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ऑफ दिस सर्कुलर पाथ है ना। अब एक टर्म्स और हमने यूज किया था जिसको हमने बोला था n। अब ये n क्या है, अब जैसा मैंने बोला इंट्रीगल मल्टीपल, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3, क्योंकि ये 1 2 3 अगर लिखते हैं तभी ये हमारा ये इंट्रीगल मल्टीपल होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अब अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। अब इन्होंने एक चीज और बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, रेडियस तो फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि अगर रेडियस फिक्स्ड नहीं रहता तो ये पीछे वाला जो हमने पॉस्टुलेट्स देखा उसको वैलिड नहीं करता ये, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग रेडियस फिक्स रहा। तो अब दूसरा टर्म जो आया वो क्या आया, एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड a nucleus in specific orbit should have fixed एनर्जी। जैसे सपोज अगर n इक्वल्स टू 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 में अगर एनर्जी क्या होगा, E1 होगा। n इक्वल्स टू 2 है तो एनर्जी क्या होगा, E2। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, किस इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एनर्जी E1 है। E2 सेकेंड वाले में,
एंड n इक्वल्स टू 3 वाले में क्या होगा, E3 होगा, है ना, इस तरह से। अब n इक्वल्स टू 1 को शेल के टर्म्स में अगर देखें तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जब से हम सेल को जानते हैं, ऑर्बिट को जानते हैं, आई मीन कि 9th 10th जब से भी, तो हम जानते हैं कि इट इज कॉल्ड KLMN, इस तरह से बढ़ेगा, n इक्वल्स टू 4 और इसका E4 हम कह देते हैं। और इन्होंने बोला था, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि E1 ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिवॉल्विंग इन द 1 2 3 विल बी, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज जो होगा वो क्या होगा, E1 की वैल्यू छोटा होगा। जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में बढ़ते गया इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये था एक। अब अब क्या देखते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं ई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा मान लेते हैं, सपोज कि मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ये n इक्वल्स टू 1 है, हालांकि है सर्कुलर पाथ, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ा लीनियरली दिखा दिया, बट इट इज अ सर्कुलर पाथ, ये आगे जाके सर्कुलर पाथ बन रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, है ना, इस तरह से बढ़ते गया। तो अगर मान लेते हैं यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है E इक्वल्स टू 1 में, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि सपोज यहां से लेके सेकेंड में चला गया, या यहां से लेके थर्ड में चला गया, या यहां से लेकर के फोर्थ में चला गया, तो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यानी कि सपोज ऐसा हो गया, सपोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, क्या लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 1, electrons from n equals to 1 goes, कहां से, go, चूंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स यूज किया, go n equals to 2 या ऑनवर्ड 2 3, 2 और 3 और 4 सो ऑन, इस तरह से अगर चला गया, देन इट इज कॉल्ड एक्साइटेड, देन इट इज कॉल्ड एक्साइटेड। तब क्या बोलेंगे हम लोग, देन इट इज कॉल्ड एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट। यानी कि लो से हाई में गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम लो टू हाई, इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी टू हाई एनर्जी, एनर्जी, तो क्या होगा, इट इज सेड टू बी एक्साइटेड, इट इज सेड टू बी एक्साइटेड, है ना। यानी कि इसको डेल ई एनर्जी चाहिए, है ना, डेल ई एनर्जी चाहिए, कहां से कहां तक जाने में, E इक्वल्स टू, मान लेते हैं 2, मतलब अगर फ्रॉम E इक्वल्स टू 1 टू E इक्वल्स टू 2 में गया, तो E इक्वल्स टू डेल E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 की एनर्जी इसको चाहिए, क्योंकि ये जिस सेल में रिवॉल्व कर रहा था, मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 1 में अगर सपोज ये रिवॉल्व कर रहा था, तो इसकी एनर्जी विल बी लोअर। अब इसको हाई में जाना है, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स द एनर्जी, है ना। तो ये एनर्जी अगर इसको कहीं से भी मिला तो ये एक्साइट कर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये डेली, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये एक्साइट करने में कितनी एनर्जी लगेंगे, अभी फर्दर हम लोग चेक करेंगे कि कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस के बारे में देखते हैं कि हाउ वी कैन से दैट कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला, अगर रेडियाई या रेडियाई देखें ऑफ द वेरियस ऑर्बिट, तो कैसे देखेंगे, ऑफ द वेरियस, रेडियाई ऑफ द वेरियस ऑर्बिट अगर देखें तो कैसे होगा, ऑर्बिट। तो इसके लिए क्या देखा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास है, सपोज लेट m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स है। और v क्या है, टेंजेंटियल। क्योंकि ऐसा है कि जब भी सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल्स रिवॉल्व करता है तो उसकी दो तरह की वेलोसिटी होती है। इसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसको कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, है ना। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वी टी जो है वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन है। अब रेडियस आर जो मैंने बोला वो रेडियस है। अब जेड एक और टर्म्स यूज करते हैं, जेड, जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, है ना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसीलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलेगा चार्जेस कितना है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन यहाँ पर में हमने क्यू अप्लाई किया, है ना, मतलब क्यू के जगह पे पी 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 किया, है ना। तो और चार्ज कितना है, एक प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो क्या है, ई के बराबर ही है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज तो दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ओके। और ये जो कूलम है यही ये प्रोटॉन का चार्ज है, और यही नेगेटिव साइन के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो सेम होता है ना। तभी तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है और उस पर कोई भी चार्ज नहीं लिखा रहता, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, है ना। तो अगर हम देखा जाए इसका प्रोटॉन है। अब एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि बोर्स मॉडल जो बेसिकली है, बोर्स मॉडल वो बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन है ना। तो जैसे कि हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या लिथियम 2+ है, 2+ है या बेरिलियम 3+ है, इतना तक को हम कंसीडर किया जाता है। तो ये हो गया। तो अगर इसके प्रोटो मतलब कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेंगे तो सब में प्रोटॉन तो अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि 3+ चार्ज का मतलब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन का बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जैसा कि हम जानते हैं कितना है, 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अगर बेरिलियम की बात करते तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 4 एंड इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर 3 निकाल दोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन प्रोटॉन तो 4 का 4 ही रह गया, है ना। तो अगर हम कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है ना। तो अगर r क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेकिन प्रोटॉन तो अलग अलग, तो 1/4πε0 और इसकी वैल्यूज कितनी, जेड, जेड का मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, और हर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना, ई, और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो ई लिखा मैंने, और आर क्या है, रेडियस स्क्वायर लिख दिया, ले दिया मैंने, है ना। ये यानी कि इसको लिखेंगे 1/4πε0 ZE² हो जाएगा। जिस भी सेल का है आर क्या है, रेडियस ऑफ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। समझ आई बात, होप कि ये बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा आपको, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला हुआ था कि ये जो चार्ज, ये जो फोर्स है 1/4πε0 ZE²/r², ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव कोलम्बिक फोर्स है। अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव कोलम्बिक फोर्स है, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल्स है सेंटिफ्यूगल, और सेंटिपिटल फोर्स का तो शायद बहुत लोग जानते भी होगा, mv²/r। तो सेंटिफ्यूगल फोर्स भी इतना है क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो सेंटिफ्यूगल फोर्स भी इतना। तो क्या लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे mv² बाय आर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
यानी कि वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अगर वी स्क्वायर देखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर एम लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ये फॉर्म ये बन गया हमारा, ये बन गया है ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन गया है ना। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम। अब हमारा ये भी तो पता है हमें कि एम वी आर इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन एच बाई 2 पाई होता है कि नहीं। तो एन एच बाई 2 पाई है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज रख दें, किसकी वैल्यूज रख, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर v निकाल लो यहाँ से। अगर v निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई इंटू एम आर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज v के जगह पर ये रख देते हैं अगर, तो क्या होगा, जो देखो मतलब यहाँ वी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू एम हो जाएगा, है ना। तो 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एप्सिलॉन नॉट रह गया, और ये क्या था हमारा, यहाँ पे आर था, तो आर से ये एक आर स्क्वायर कट गया, एम से एम कट गया ये, ठीक है। तो अब इसमें सबकी वैल्यूज अगर रख दे, बचा क्या, एक आर बच गया है ना। तो ये आर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, आर इज इक्वल्स टू आर को इस साइड, ये आर बचा, आर को इस साइड ले जाओगे तो एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा, एम, और इधर क्या रह गया नीचे, ऊपर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या रह गया, जेड बाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब इसमें अगर h की वैल्यू देखें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के आसपास है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, m इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड h इज इक्वल्स टू होता है, h तो लिख ही दिया, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट जो कहते हैं वो परमिटिविटी कहलाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे। पर मीटिविटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस तरह से सारे वैल्यूज आपको पता चल गया, एन की वैल्यू रह गया, सबकी वैल्यूज रखने के बाद जो हमारा आएगा आर इज इक्वल्स टू, वो कितना आएगा, जो देखो आर जो आएगा वो बता देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यूज रखोगे सबकी, तो आर इज इक्वल्स टू, ये आर एन हम लिख लेते हैं बेसिकली, चूंकि nth ऑर्बिट का निकाल रहे हैं ना, तो सबको आर एन लिख लेते हैं, तो आर एन इक्वल्स टू आएगा 0.529 एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 बाई जेड इंटू मीटर आ जाएगा, ये सबकी वैल्यू जब रखा तो, यानी कि 10⁻10 को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर एन इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रम विल बी द रेडियस ऑफ, ये क्या है, रेडियस ऑफ आरएथ ऑर्बिट, है ना, ये क्या है, रेडियस ऑफ आरएथ ऑर्बिट। मतलब रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट, सॉरी एनएथ ऑर्बिट का ये आपका रेडियस आ गया, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल जाएगा। एन क्या है, एन इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर है, एन ऑर्बिट नंबर है, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है ना। तो ये सारे वैल्यूज को रख दोगे तो आपका क्या पता चल जाएगा, आर की वैल्यूज पता चल जाएगा। अब आता है एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, एनर्जी, एनर्जी ऑफ बेसिकली ऑर्बिट निकालेंगे, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वही उस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी होगा। बोर्स ने यही बताया था कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट के बराबर उसकी एनर्जी होती है, हालांकि ये बाद में जाकर के फेल कर जाएगा,
क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट का चर्चा नहीं करा था, क्योंकि जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर घुसोगे तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो फर्दर हम देखेंगे एल प्लस एन रूल के बारे में। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ई इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है? दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? दो ही मेन एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है होगी वो -1/4πε0 क्यू, मतलब अगर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। ठीक है, माइनस है क्योंकि चार्ज एक का नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिख रहे हैं, इसीलिए माइनस लिख दिया। और प्रोटॉन का चार्ज कितना है? Z × E, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज नहीं किया, जो एटॉमिक नंबर है उस सारे का इलेक्ट्रॉन, अब लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इसीलिए एक ही लिखा मैंने चार्ज। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे आर, आर लिख देंगे, है ना? नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है ना? तो इसकी वैल्यूज 1 बाई, अब देखो अगर हम देखें तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर है? ये है 1/4πε0 Z इंटू ई स्क्वायर बाई आर के बराबर है ना? ठीक है, और ये किसके क्या है? -1/4πε0 ZE² के बराबर। ये कहाँ से लाया मैंने? ये लाया मैंने पीछे जो MVR इक्वल्स टू, जो मैंने किया था कि 1/4πε0, नहीं MVR इक्वल्स टू नहीं, हाँ MV, एक मिनट, ये अभी मैं हम लोगों ने देखा हुआ था कि रेडियस MV² बाई R जो होता है वो 1/4πε0, दिस वन अपॉन आर स्क्वायर है, ये आर से आर कट कर दो तो MV² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0। ये अभी देखे थे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू 1/4πε0 ZE² ये आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, बाय, एक मिनट, हाँ नहीं नहीं नहीं, आर ही होगा, यहाँ पे आर ही होगा। ये आर देखो, और यहाँ भी आर होगा, है ना? दोनों जगह हम आर आर ही लिख देते हैं, ये भी आर और ये भी आर, तो इधर आर हो गया, है ना? अब सबकी वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर दे, रेडियस जो पीछे निकाला था वो पुट कर दे, तो ई एन, ये जो बेसिकली निकाला हमने वो ई एन निकाला, तो ई एन इक्वल्स टू आ गया -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ NH सेल। सबकी वैल्यूज। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ईवी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका यूनिट है? एनर्जी, है ना? तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि एसआई यूनिट एनर्जी का क्या है? इलेक्ट्रॉन जूल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर होगा? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यानी कि इसको अगर जूल के टर्म्स में करोगे तो ई एन इक्वल्स टू हो जाएगा -13.6 Z²बाई N² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक आ जाएगा -21.79 इंटू 10⁻⁻19 Z²बाई N² जूल आ जाएगा ये, है ना? अगर जूल पर एटम भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक एटम के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारा था आर की वैल्यू। अगर हम देखा जाए NH सेल का तो ये वैल्यू जाएगा। अब जैसे n इक्वल्स टू हाइड्रोजन के लिए लेंगे, मान लेते हैं सपोज हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है? सबको पता है, Z की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1
तो 1 है, तो इस केस में हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा En इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जेड की वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू ये हो गया, है ना। अब n की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, तो En इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा। ये आ रहा है समझ। तो ये था हमारा एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एक टर्म्स रह गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू, हमने सीखा है क्या होगा कि 1/4πε0, 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके केस में देखा जाए तो v इक्वल्स टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल कर लेते हैं, आर से आर कैंसिल कर लिए, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा एंड नीचे क्या बच जाएगा m, इसका अंडर रूट कर लेते हैं, है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगा कि वी एन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा वी एन इक्वल्स टू, ये nth ऑर्बिट का हमने निकाला है, क्योंकि मैंने एक मिनट यहाँ पे n, हाँ वी एन लिख देते हैं, तो ये आर एन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आर एन लगाना पड़ेगा। तो वी एन इक्वल्स टू आ जाएगा कि 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा था रेडियस का इसका फॉर्मूला जो हमने, एक मिनट, आर की वैल्यूज में नीचे जाएगा तो जेड बाय एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रेडियस का। तो ये था क्या, ये वेलोसिटी था। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो n इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जैसा हमने बताया कि इसमें कितनी एनर्जी चाहिए, डेल ई एनर्जी चाहिए। तो डेल ई एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि E2 माइनस E1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि E2 पे ज्यादा एनर्जी है, E2 की ज्यादा एनर्जी है। अब फॉर्मूला वाइज भी देख लो, तो ई एन इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एन की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो -13.6, और इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, मतलब अगर हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, सपोज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा ये 1 और इसका भी 1 स्क्वायर, और E2 की वैल्यू -13.6 इंटू 1 स्क्वायर और n की वैल्यू 2 स्क्वायर। तो इसका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी वैल्यू -13.6 बाई 4 -13.6, ये हाइड्रोजन के लिए मैं ले रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये वैल्यूज कितना हो जाएगा बाई 1 और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 13.6 -13.6/4, तो 3 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये डेल ई हो गया आपका, है ना, ये डेल ई निकल जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूछेगा क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब जैसे n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 2 में लाइट गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करा, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितने लाइट, कितने एनर्जी का, जितने एनर्जी का ये फोटोन को
एक्सेप्ट किया, क्योंकि वेव नेचर है तो ये एक्सेप्ट किसको किया होगा, फोटोन, तो इसका वेवलेंथ पूछेगा या फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एच न्यू लगा देंगे हम, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13.6/4 स्क्वायर, तो एच सी बाई लैम्डा करके हम यहाँ से निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इंटू 13.6/4 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ सकता है, या न्यू अगर निकालना चाहे तो न्यू आ जाएगा। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। इसको फर्दर इसी को प्रोसेस करते हुए रेडबर्ग ने इसको डिराइव किया था, तो वो भी जरा देख लेते हैं। रेडबर्ग इक्वेशन क्या है, मत रेडबर्ग, एक तो हम इस तरीके से बढ़ सकते हैं, दूसरा है रेडबर्ग्स इक्वेशन। तो रेडबर्ग ने क्या बोला, डेल ई इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं E2 माइनस E1, तो E इसको लिखेंगे अगर इन जनरल ई एन लिखते हैं, अगर अगर मान लेते हैं EN1 लिखा मैंने, या एन और इसको EN2 लिखा, तो डेल ई, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली, इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर M जेड स्क्वायर E4, मतलब बेसिक इक्वेशन से हम जा रहे हैं, और ये एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल ई। ठीक है, तो डेल ई को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, है ना, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और इसकी जब वैल्यूज, सबकी वैल्यूज अगर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका एक मिनट, हाँ एच सी बाई लैम्डा, और ये हो गया 2 2 पाई स्क्वायर M जेड स्क्वायर E4/H स्क्वायर, और एक एच और आ गया, मतलब यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, यानी 1/लैम्डा, इसको हम न्यू बार कहते हैं, विच इज कॉल्ड वेव नंबर, वेव नंबर। और इसको क्या किया इन्होंने, 2 पाई स्क्वायर M जेड स्क्वायर E4/H⁻³ इंटू C1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो देखा क्या, इसकी वैल्यूज आ गई, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 109,743 सेंटीमीटर माइनस, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा, और इसको इन्होंने बोला RZ, ये RH बोला, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज हो गई आपकी 109,763 सेंटीमीटर माइनस। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया, जिससे वेव नंबर आ गया, वेव नंबर आएगा तो प्रोटॉन की एनर्जी पता चल जाएगा, है ना। तो ये था हमारा बोर्स मॉडल का क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें लाइमन बार्मर पास्चर सीरीज वगैरह देखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि ये हेल्पफुल हुआ हो, पर हो और सीखो। इसके साथ ही मैं ये वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ यहीं पे। अपना ध्यान रखो ढेर सारा, पढ़ो, बस पढ़ो। बाय बाय।